हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं उर्दू स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ जो उसके पाठ्य पुस्तक है किसलिए उसके सभी चैप्टरों के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हो कि आप हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त करो तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं पाठ्य पुस्तक किसले का जो पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो, जो कविता है, इसके प्रश्नों पे बात करते हैं। तो चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, तू जिंदा है तो डैश 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 किस विधा की रचना है। तो डियर स्टूडेंट, ये कविता है इसलिए कविता की रचना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। गहरे जीवन राग एवं उत्साह को यहाँ पे दृश्य को प्रस्तुत किया गया है। चलते हैं तीसरा प्रश्न पे बात करते हैं। तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। ये आशावादी पक्ष का वर्णन है। चौथा प्रश्न पे बात करते हैं। तू जिंदा है तो द्वारा रचित जो कविता है ये किनके द्वारा लिखा गया है। ये शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया है। पांचवा प्रश्न है सुबह शाम आकाश का रंग कैसा होता है। तो लाल होता है। छठा प्रश्न है स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। अपना राज। स्वराज्य का अर्थ होता है अपना राज। सातवां प्रश्न है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देती है। तो हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए कवि यहाँ पे बताते हैं। तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर खाली जगह ला सकते हो। क्या ला सकते हो। स्वर्ग ला सकते हो। ऑप्शन ए यहाँ पे सही ऑप्शन है। सुख और दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी खाली जगह हो जाती है। क्या हो जाती है। पृथ्वी आनंदित हो जाती है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। स्वाभिमानी जो व्यक्ति होती है उसे जिंदा माना जाता है कवि के अनुसार। 11वां प्रश्न है यहाँ पे, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। आज़ादी प्राप्ति के लिए संगठित होने की बात करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। चलते हैं दूसरा जो चैप्टर है ईदगाह। ईदगाह से महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करते हैं। खंजरी किसने ली थी। तो सम्मी ने खंजरी ली थी। दूसरा प्रश्न है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ऑप्शन ए सही है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ ये क्या है। ईदगाह है। हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा था। 3 पैसे का खिलौना खरीदा था। खिलौने किस चीज के बने थे। मिट्टी के बने थे। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करता है। मार्मिक प्रकार के टिप्पणी करते हैं। 7वां प्रश्न है कथा सम्राट के नाम से किसे माना जाता है। प्रेमचंद्र को। प्रेमचंद्र जो है जो महान कथाकार हैं इसे कथा सम्राट बोले जाते हैं, मतलब के कथा के राजा प्रेमचंद्र। 8वां प्रश्न है महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा था। महमूद ने सिपाही खरीदी थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है। वयस्क की तरह सोच पैदा किया गया। वयस्क यानी कि जवान। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे खिलौना ना खरीद कर चिमटा खरीदा था, इसलिए यहाँ पे जो बड़े लोग की सोच होती है कि पैसा नहीं बर्बाद करना, इसी प्रकार के सोच है। तो वयस्क की तरह सोच को प्रदर्शित किया गया है। मोहसिन के पास कितने पैसे थे। 15 पैसे थे। कैसा जीवन बाल मन की वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है। अभावग्रस्त जो जीवन होती है। हामिद की दादी का नाम क्या था। आमीना। चुनौती बच्चे को खाली जगह बना देती है। क्या बना देती है। परिपक्व बना देती है। मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है। ये गम का त्यौहार है। ईदगाह कहानी आधारित है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। 16वां प्रश्न जो है रमज़ान के कितने दिन बाद ईद की त्यौहार आता है। 30 दिन बाद। तो डियर स्टूडेंट, रमज़ान के महीने में जो रोज़ा ख़त्म होती है तो उसके दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर ले गया था। चिमटा खरीद कर ले गया था। आमीना अपनी कोठरी में बैठी खाली जगह रही थी। क्या रह रही थी। रो रही थी।
मेले में हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बना देती है। महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने खंजरी खरीदा। अब चलते हैं, तीसरा चैप्टर है कर्मवीर। उससे इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे बात करते हैं। स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना पड़ता है? कर्तव्यनिष्ठ बनना पड़ता है। आप याद रखेंगे। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन है? कर्मवीर है। कर्मवीर का पाठ की विधा क्या है? कविता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कविता कौन सी है? यहाँ कर्मवीर है। कर्मवीर जो कविता है उसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। पांचवा प्रश्न है, कर्मवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखे उसे कर्मवीर कहते हैं। खाली जगह के द्वारा मनोवांछित लक्षण की प्राप्ति की जा सकती है, परिश्रम के द्वारा। तो आप याद रखें। कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? कर्मवीर कविता खड़ी हिंदी में लिखी गई है। कर्मवीर की प्रतिनिष्ठा ही व्यक्ति को खाली जगह का निर्धारण करवाता, सफलता बनवाता, सफलता प्राप्त करवाता। चलते हैं, चौथा जो चैप्टर है उस पर बात करते हैं। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत के बेटे को मुख्यागिरी किसने दी थी? उनकी पोतोही ने दी थी। बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते खाली हो जाते, नाच उठते खंजरी बजाते बजाते। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते हैं? गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। बाल गोविंद भगत पेशों से क्या है? ये गृहस्थ है। बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पोतोही के पास जाकर क्या कहते हैं? उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। कलम का जादूगर किनका उपनाम है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर बोलते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते हैं? कबीर को साहब मानते हैं। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटे थे। बाल गोविंद भगत का बेटा था, कौन था? कैसा था? सुस्त था। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? गाने लगे थे वे। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? कबीर को साहब इसलिए मानते थे क्योंकि वे आदर्श पर चलते थे। बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? कबीरदास को। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया कि वे गाने बजाने कर रहे थे। बाल गोविंद भगत की पोतोही क्या कौन थी? सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। यह भी प्रश्न हो सकता है। चलते हैं, पांचवा जो चैप्टर है उसके प्रश्नों पे बात करते हैं। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग खाली जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? महान होना चाहिए। हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में हुंडरू का जलप्रपात स्थित है। हुंडरू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? छोटा नागपुर में है। हुंडरू का जलप्रपात खाली जगह है, कैसा है? सबका है। हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो खाली जगह की सृष्टि करती है। तो यहाँ पे आग की तरह। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? एक स्वर्ग का टुकड़ा है छोटा नागपुर। हुंडरू के जलप्रपात पाठ की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत। हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। हुंडरू जलप्रपात के पास कितने बंगला बनवा दिया? जिला बोर्ड ने बंगला बनवाए थे। रांची से खाली जगह मील की दूरी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात है। रांची से कितने किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है? तो 27 किलोमीटर पर दूरी पर स्थित है। हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? तो आदिवासी संस्कृति का वर्णन यहाँ पे दिखता है हुंडरू के जलप्रपात पर। पुरुलिया रोड के हुंडरू की दूरी कितनी है? 13 मील। हुंडरू का जलप्रपात खाली जगह ऊंचाई है, कितनी है ऊंचाई हुंडरू का जलप्रपात का? तो 243 फीट।
चलते हैं छठा चैप्टर पे बात करते हैं, जो बिहारी के दो है। बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है? ये श्री कृष्ण को राधा नागरी कहा है। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। किसके दोहे गागर में सागर के समान है? बिहारी के दोहे। नाम से बड़ा क्या होता है? गुण होता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। प्रस्तुति पंक्ति उद्धृत हैं किससे? बिहारी के दोहे से ये पंक्तियां लिए गई है। नर की अरु नर नल नीर की गति एक जैसी क्यों है? दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं इसलिए। बाहेंडर खाली जगह है, क्या है? व्यर्थ है। सच्चा व्यक्ति कौन है? जिसका हृदय पवित्र होता है वह सच्चा व्यक्ति होते हैं, याद रखेंगे। मनुष्य खाली जगह के पालन में श्रेष्ठ बनता है, नम्रता के पालन में। अगर आपके अंदर नम्रता है, पोलाइटनेस है, तो आप एक महान बन सकते हो, श्रेष्ठ बन सकते हो। भतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई व काव्य पंक्ति क्या है? बिहारी के दोहे से लिया गया है। सातवां चैप्टर के प्रश्न पे बात करते हैं। ठेस कहानी का पात्र क्या है? सिरचन है। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते हैं? डायरी समझते हैं। ठेस पाठ की विधा कौन सी है? कहानी है। सिरचन को पालन का बीड़ा किसने दिया था? मानू दीदी ने। सिरचन ने चाची से क्या देने के लिए कहा था? गम कौवा जर्दा जो होते हैं उसको देने के लिए कहा था। ठेस कैसी कहानी है? एक आंचलिक कहानी है। ठेस कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो डियर स्टूडेंट, मैं फणीश्वर नाथ रेणु के लिए बता दूं कि ये बिहार राज्य से रिलेटेड हैं, जो अभी अररिया ज़िले में जगह है। पहले पूर्णिया में ही थे ये, तो अभी अररिया जो ज़िला है वहाँ से रिलेटेड है फणीश्वर नाथ रेणु। और फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि ये महिला आंचल भी लिखे हैं, महिला आंचल, जिसमें एक मूवी बनी थी। ये है मतलब कि तीसरी कसम मूवी भी फणीश्वर नाथ रेणु के जो काव्य हैं उनसे बनाया गया है। ये हमारे पूर्णिया जिला किशन और अररिया जिला में ही इसकी जो शूटिंग हुई थी, याद रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस कहानी खाली जगह की लोक संस्कृति का वर्णन है, मिथिलांचल का। ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र क्या है? सिरचन है। सिरचन को लोग खाली जगह समझते हैं, चटोर समझते हैं। लोग उसको बेकार नहीं खाली जगह समझते हैं, बेगार समझते हैं। मानू कौन थी? कहानी की नायिका मानू थी। सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है? चिक बनाने के लिए। ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 5 पात्र हैं। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? पंचानंद चौधरी के बेटे को बेपानी कर दिया। सिरचन को घी की डाढ़ी यानी कि खोरन के साथ क्या पसंद है? चूड़ा पसंद है। चलते हैं 8वां चैप्टर पे बात करते हैं। बच्चे की दुआ किस विधा की कहानी है? कविता है ये। मतलब कि बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है? कविता है ये। विधा मतलब ये क्या है? कविता है, कहानी है, इस प्रकार का आप समझेंगे। दर्दमंद और वंचितों के हिफाजत का संकल्प किस कविता में? बच्चों की दुआ। बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है? संसार को। बच्चे की दुआ के कवि कौन है? इकबाल। इकबाल की कविता बच्चे की दुआ है। कविता को उर्दू भाषा में क्या कहते हैं? नज़्म कहते हैं। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको किसकी पंक्ति है? इकबाल की पंक्ति है। अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं होता है। बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? उनसे उनके वतन की शान मांग रहे हैं। 9वां जो चैप्टर है अशोक का सशस्त्र त्याग, तो उस पर बात करते हैं। पद्मा कौन थी?
कलिंग की राजकुमारी थी। अशोक का खाली जगह सम्राट था। मगध का सम्राट थे अशोक। कलिंग का युद्ध कितने वर्ष से चल रहा था? 4 वर्ष से चल रहा था। अशोक का सशस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? दोनों है। दोनों इट मीन्स की अहिंसा, परमो धर्म और शांति पक्षधर, ये दोनों ऑप्शन है। कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? पद्मा थी। अशोक का सशस्त्र त्याग किस विधा की रचना है? एकांकी। अशोक का शस्त्र त्याग किनकी रचना है? अरुण कमल। पद्मा का संबंध क्या है? कलिंग युद्ध से है। अशोक का सशस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र थे? 4। पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? अपने पिता का। सशस्त्र हथियार है फेंक कर चलाने वाले, जो अस्त्र होते हैं फेंक कर चलाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, और शस्त्र जो होते हैं वो हाथ से पकड़ कर चलाया जाता है। पद्मा के ललकारने पर अशोक ने क्या किया? युद्ध करना छोड़ दिया। चलते हैं 10वां चैप्टर पे बात करते हैं। ईर्ष्या तू गई मेरे मन से। ईर्ष्या का संबंध किससे है? प्रतिद्वंदिता से है। यार ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो आकर हमारे चारों ओर भन भनाया करती हैं। किसकी उक्ति है ये? नीत्शे की उक्ति है। किसने लेखक ने मतलब किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? ईर्ष्या को। ईर्ष्या कौन करता है? उपयुक्त जो तीनों पंक्तियां हैं, जो दूसरे का सुख नहीं देख सकता है, दूसरों की हानि पहुंचाता है, सुख संतोष को अधूरा मानता है, ये तीनों जो ऑप्शन है ये ईर्ष्या करता है। दिनकर जी के घर के बगल में कौन एक खाली जगह साहब थे? वकील साहब थे। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे खाली जगह के लिए, गुणों के लिए। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या था? लोभ। चिंता खाली जगह समान होती है, चिंता के समान होती है। रामधारी से दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। ईर्ष्या का काम क्या था? जलना। ईर्ष्या का काम जलना था। ईर्ष्या का संबंध होता है किससे होता है? अपने प्रतिद्वंद्वी से संबंध होता है। ईर्ष्या तू गई मेरे मन से पाठ की विधा क्या है? एक निबंध है। रामधारी से दिनकर का निबंध कौन सा है? ईर्ष्या तू गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ का लेखक कौन है? रामधारी से दिनकर। मूल रूप से रामधारी से दिनकर हैं, क्या है? कवि हैं। अब कबीर के दोहे पे बात करते हैं। मोको का अर्थ क्या होता है? मुझको। कबीर कैसे संत थे? एक निर्गुणवादी संत थे। इसमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि है? जायसी। जायसी जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी भी बोल सकते हैं। मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? मोको शब्द यहाँ पे ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधि है। पद। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर सकता है? अपनी अज्ञानता के कारण और मूढ़ता के कारण ये पहचान नहीं कर पाता। कबीर किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि हैं कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढे मन में, मैं तो तेरे पास। प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है कबीर के दोहे से। कबीरदास किस धारा के कवि है? निर्गुण धारा के कवि हैं। कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? मानव सेवा ही सच्ची भक्ति है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागद की लेखी। पंक्ति उद्धत है कबीर के पद से। अब चलते हैं विक्रमशिला चैप्टर के प्रश्नों पे बात करते हैं। विक्रमशिला का पाठ की विधा क्या है? एक निबंध है। विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे? 6 महाविद्यालय थे। विक्रमशिला की स्थापना कब हुई थी? 8वीं सदी में हुई थी। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? यह अंतिचक में
स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम क्या था? संस्कृत था। तंत्र विद्या संबंधित है किससे? यहाँ के जो जितने भी ऑप्शन हैं, भूतों से, प्रोतों से, मंत्र तंत्र मंत्र से, ये तंत्र विद्या बोलते हैं इसको। विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रखना पड़ता था? भिक्षु वर्ग में रखना पड़ता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? तुर्क आक्रमणकारी लुटेरों ने विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया था। विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान में कौन सुना है? स्वयं विक्रमशिला ही सुनाता है कि वो कैसा था। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? अतीश दीपंकर ने। खाली जगह विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व परिषद है। खगोल क्षेत्र में खगोलवेत्ता भी बोल सकते हैं उन्हें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? हरिभद्र जो पहले प्रोफेसर थे वहाँ के। दीदी की डायरी पे बात करते हैं। रोज नामचा का अर्थ क्या होता है? रोज किया जाने वाले क्रियाकलाप को रोज नामचा कहते हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक संजू को था। किसको था? संजू को। बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है, किसने कहा? दादी माँ ने। संजू पिकनिक मनाने गई 3 जनवरी 97 को। दीदी की डायरी पाठ की विधा है। क्या है? एक डायरी है। खाली जगह वर्ष की है। कब है? 8 वर्ष की है। संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? 8वीं में। 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया था? जापानी लड़की तोतो जान के बारे में। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? महात्मा गांधी से। सत्य का प्रयोग किसकी कृति है? महात्मा गांधी का। संजू डायरी लिखने की किससे बताई? दादी से। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई थी? नीलू की। चलते हैं 14वां चैप्टर पे बात करते हैं जो पीपल है। पीपल हिंदी साहित्य के किस काल की कविता है? ये छायावाद का। पीपल कविता में किस भाव की व्यंगना हुई है? ये जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा होता है? गोल होता है। पीपल पाठ की विधा क्या है? कविता है। गोपाल सिंह नेपाली की कविता कौन सी है? पीपल। यानी कि पीपल के जो कवि हैं वो गोपाल सिंह नेपाली हैं। कौन पक्षी रात को रो रो कर बिताती है? चकोर। बबुल किस ऋतु में गाती है? बुलबुल किस ऋतु में गाती है? वर्षा ऋतु में गाती है। जंगल की शोभा कौन बढ़ाता है? चिड़िया का कलरव, मोर का नाचना, हंस का किरीरा, ये सभी जंगल की शोभा बढ़ाती है। पीपल का पेड़ मानव व्यवस्था के लिए है। क्या है? अति उपयोगी है। भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है? पूजनीय है। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता है कल कल छल छल की पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित है? गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा। चलते हैं 15वां जो चैप्टर है, दीन बंधु निराला। कंचन और यामिनी कभी खाली जगह के भीतर झांकने ना पाए, निराला के अंदर कभी नहीं झांक पाए। दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? निराला के साथ। निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? दुखियों के, यानी कि गरीब लोगों के सच्चे मित्र थे। निराला का दीन बंधु क्यों कहा गया है? निराला को दीन बंधु क्यों कहा जाता है? दुखियों की सेवा करने के लिए, यानी कि निराला जो थे ये गरीबों की सेवा करते थे, इसलिए इन्हें दीन बंधु कहा गया है। यहाँ पे जो दीन है इसका मतलब गरीब होता है। निराला जी का चरित्र कैसा था? उदात्त था और दीन बंधुता था। दीन बंधु निराला पाठ की विधा क्या है? निबंध है। दीन बंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। विवेकानंद सोसाइटी के
विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते हैं? दरिद्र नारायण के भोजन का। बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करती है? गवाकर सुनना पसंद, ये रविंद्रनाथ की। जो रहीम दीन ही लखें दीन बंधु सम होए, किसके बारे में कहा गया है? निराला के बारे में कहा गया है। बेलूर मठ कहाँ स्थित है? बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है। 16वां चैप्टर पे बात करते हैं। खेमा होटल में क्या करता था? खेमा होटल में ग्राहक को चाय देता था, कप धोता था, टेबल साफ करता था। ये तीनों काम खेमा के थे। खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अत्यंत ही दयनीय थी। कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? चप्पल मांगने पर। खेमा पाठ की कौन सी विधा है? कहानी है। खेमा मात्र खाली जगह वर्ष की बाल श्रमिक था। 8-9 वर्ष का ही खेमा एक मजदूर था, बाल श्रमिक था। खेमा पर किसे दया आई? एक शिक्षक को। मुक्ताकाशी होटल छोड़कर खेमा कहाँ गया? एक शिक्षक के साथ गया। खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर प्रहार करती है? बाल मजदूरी पर। खेमा कहाँ काम करता था? कसारा के होटल में। मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा। होटल का मालिक कैसा था? कठोर, क्रूर, निर्दयी। ये तीनों। वहाँ होटल के मालिक कठोर भी थे, क्रूर भी थे और निर्दयी भी थे। बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है, क्या है? खेमा में। मुक्तकाशी होटल का मालिक कसारा था। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में खाली जगह है। बाल मजदूरी पे ही खेमा शीर्षक कहानी आधारित है। खुशबू रचते हैं हाथ। इस चैप्टर पे प्रश्नों पे बात करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ क्या है? बच्चे लोग को बोलते हैं उभरी नस वाले। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ होता है नन्हे बच्चों का कोमल हाथ। खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियों में रहने का विषय है? दयनीय। खुशबू रचते हैं हाय शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना। सफलता की जननी कौन है? श्रम यानी कि मेहनत। हर काम की सफलता का राज क्या है? श्रम अर्थात मेहनत, हार्डवर्क। खुशबू रचते हैं का हाथ पाठ की विधा क्या है? कविता। खुशबू रचते हैं हाथ के कवि कौन है? अरुण कमल। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन सी है? खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ क्या बनाते हैं? खुशबूदार अगरबत्तियाँ। खुशबूदार अगरबत्तियाँ कौन बनाते हैं? समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। चलते हैं 18वां जो अध्याय है, चैप्टर है हौसले की उड़ान। इससे संबंधित प्रश्नों पे बात करते हैं। जैनब खानम लड़कियों को क्या सिखाती थी? कराटे सिखाती थी। कदम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर। गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी? नोखा की। अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटाई? कदम ने। हौसले की उड़ान पाठ की विधा कौन सी है? निबंध है। गुड़िया किस जिले की रहने वाली थी? रोहतास जिले की। मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन थी? जैनब खान। सोनी किसकी बेटी थी? विष्णु शंकर तिवारी की। सोनी के पिता विष्णु शंकर तिवारी थे। कदम किस जिले की है? मुंगेर जिले की। जैनब खान किस जिले की है? शिवहर जिले की। बिहार की बेटियां असाधारण प्रतिभा की धनी हैं। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। बिहार की बेटी का असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? हौसले की उड़ान के द्वारा। जननायक कर्पूरी ठाकुर पे जो अध्याय है इसके प्रश्नों पे बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात खाली जगह में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 1952 में पहला आम चुनाव किया गया था। कर्मपुरी ठाकुर की गीत गाने के खाली जगह बजाने का शौक था क्या? डफली।
1952 में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी के विधानसभा सदस्य बने थे? कम्युनिस्ट पार्टी के। सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने कब बने थे? 1970 में। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई थी? 12 अगस्त 1987 में। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, गरीबों के मसीहा थे। अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1942 में अगस्त क्रांति हुई। सन 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? राम दुलारी देवी। कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आज़ाद दस्ता के सदस्य बने थे 1942 ईस्वी में। कर्पूरी ठाकुर जो थे पहली बार जेल कब गए थे? 23 अक्टूबर 1943 में। जननायक कर्पूरी ठाकुर का पाठ की विधा कौन सी है? जीवनी। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1921 ईस्वी को। गोकुल ठाकुर किनके पिता का नाम है? कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम गोकुल ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर ने IA की परीक्षा कब पास की थी? 1942 ईस्वी में। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग किया था कब? 1942 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में आम चुनाव से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए थे समस्तीपुर के साजपुर विधानसभा से। झांसी की रानी जो चैप्टर है इस पे बात करते हैं। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी? लक्ष्मीबाई। मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? 23 वर्ष। झांसी की रानी पाठ की जो विधा है ये जीवन वृत्तांत कविता है, जीवन पर आधारित कविता है। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ी थी। वीर शिवाजी गाथाएं उसके याद जवान थी। वाक्य कम पंक्तियां जो है झांसी की रानी कविता से। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। काव्य पंक्ति में भारत की बूढ़ा कहा गया है क्योंकि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए भारत को यहाँ पे बूढ़ा नाम से दर्शाया गया है। लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया है? दुर्गा का अवतार। झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई बढ़ी कालपी। कान्हा कौन था? लक्ष्मीबाई की सहेली। झांसी की रानी किनकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। चिकित्सा का चक्कर पे बात करते हैं। ये जो चैप्टर है, रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति खाली जगह नहीं होते, सूक्ष्म नहीं होते। किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना? लेखक की पत्नी ने। लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता था? बेहतर चिकित्सा के लिए। खाली जगह चिकित्सा में अंग्रेज दवा सुई आदि दिया जाता है। अंग्रेजी में। किस चिकित्सा में जड़ी बूटी से बने औषधि दी जाती है? आयुर्वेदिक। लेखक को किस समय भोजन लेने का आदत थी? शाम के वक्त। चिकित्सा का चक्कर पाठ का विधा क्या है? हास्य व्यंग है। चिकित्सा का चक्कर के लेखक कौन है? बेढब बनारसी। चिकित्सा का चक्कर पाठ के माध्यम से लेखक ने अरोधभाषों का सफलतापूर्ण उभार चिकित्सा पद्धति पर किया। सुदामा चरित्र पे बात करते हैं। सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अति दीन थी, यानी कि बहुत ही गरीब थे। बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़ते थे? संदीपन मुनि के पास। सुदामा चरित्र पाठ की विधा क्या है? कविता। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? द्वारिका गए थे। सुदामा का पैर किसने धोया? श्री कृष्ण ने धोया। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजी थी? तंडुल। सुदामा थे अति दीन, बहुत ही गरीब थे। सुदामा किससे मिलने द्वारिका गए थे? श्री कृष्ण से। किसने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया था? सुदामा की पत्नी ने। तो थैंक्स।